यानी करना नहीं चाहिए निवेश? नहीं, करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं करना चाहिए, लेकिन आप अगर उसको सिर्फ फिस्कल डेफिसिट से जोड़ के देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट के ऊपर विनिवेश का बहुत असर नहीं पड़ता। नहीं, उसके मुद्दे तो बहुत है। देखिए, कंपनी चलाना सरकार का काम तो नहीं है, तो प्रशासन एडमिनिस्टर करना है। तो इस सिद्धांत पर यह सरकार चल रही है ना, इस सिद्धांत पर सरकार ने कहा 51% हम रखेंगे। हमने तो कहा था हम 26% रखेंगे, आने वाले दिनों में उसको भी बेचेंगे, हम मैनेजमेंट ट्रांसफर करेंगे, तो रियल माने में प्राइवेटाइजेशन करेंगे और उसकी अच्छी कीमत हमको शेयरों की मिली। आप कहेंगे 51% हम रखेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल आपका होगा, आपके शेयर की कीमत नहीं मिलेगी आपको। चलिए, आपने प्राइवेटाइजेशन की मुद्दे की बातचीत की, पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा नहीं है जो मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये एक लगता है कि सरकार में एक क्रिएटिव इंटेंट, एक सोच की बातचीत कर रही है, जो हाल में मैं देखा कि उन्होंने नंदन निलेकानी साहब को अपनी मिनिस्ट्री में शामिल किया। उससे एटलीस्ट ये तो लगता है कि पारदर्शिता, एक क्रेडिबिलिटी, पेशेवर लोग यदि मिनिस्ट्री में आके कामकाज करें, जहां पे प्राइवेट पब्लिक एक तरीके पार्टिसिपेशन होता है। नहीं, अच्छी बात है, तो उससे हमारी उम्मीदें बढ़नी चाहिए। हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको उस काम में लगाना चाहिए, और हम लोग खुद इस बात के बड़े भारी समर्थक रहे हैं कि यूनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी था, हम अपने भाषणों में भी कहा करते थे कि इस तरह का कार्ड बनना चाहिए। जब हम सरकार में थे तो एक छोटी सी शुरुआत भी हमने की थी इसकी। तो अब नंदन निलेकानी जी को लगाकर अगर इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है तो जरूर करना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूं। चलिए, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। एक निर्यात का मुद्दा है, क्योंकि बहुत से तबके होते हैं जो परेशान होते हैं और बजट से उम्मीदें रखते हैं। निर्यातक जो हैं काफी परेशान है, रुपए में इस वक्त अभी तो तेजी चल रही है, वैसे तो उससे और परेशान है। वहां पे उनका जो बाहर से जो भी उनका कामकाज होता है उसमें कटौती आई है, और ऐसी परिस्थिति में आप रुपयों के देखिए, रुपया जिस तरीके से चल रहा है, दूसरी ओर बाहर से जो प्रदेश से जो काफी हद तक मंदी की वजह से बहुत से लोग आ रहे हैं वापस, अपने नौकरी छोड़ के वापस देश में आ रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व, हमारा जो भंडार है, मुद्रा भंडार, उस पर असर तो पड़ेगा, कितना घातक पड़ सकता है? नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका 315 बिलियन डॉलर से घटकर लगभग 240 बिलियन डॉलर पर आ गया था। अभी सेफ्टी है, लेकिन इस तरीके से ही चलते रहे। हाँ, नहीं, बट लगातार घाटा होता रहेगा तो वो रिजर्व कम होता जाएगा। मतलब आप सोचिए कि 50-60 लाख बिलियन डॉलर रिजर्व कम हो गया, देश ने उसको महसूस नहीं किया क्योंकि रिजर्व बहुत बड़ा था, लेकिन हम उसको परमानेंट मान के, अक्षुण्ण मान के नहीं चल सकते, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट सेक्टर की जो बात आपने की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपोर्ट सेक्टर हैं और एक्सपोर्ट सेक्टर में लोगों की छटनी हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आमदनी कम हो रही है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय हमारे जो हैं वो इस बजट में जो सेक्टोरल अप्रोच जिसको कहते हैं, खास सेक्टर्स की ओर ध्यान देंगे, जिसमें एक्सपोर्ट सेक्टर है और एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए जितने इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल है, आईटी है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, जेम एंड ज्वेलरी हैं, लेदर है, हैंडीक्राफ्ट हैं, इन सब के लिए वो सोच विचार कर अलग से एक पैकेज देंगे। जो ओवरऑल स्टिमुलस पैकेज है उसके अलावा एक सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत है जो वित्त मंत्री जी को करना चाहिए। हाउसिंग एक्सपोर्ट का मुद्दा नहीं है, लेकिन हाउसिंग का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उससे हम सब उसमें तो खैर दो राय नहीं है कि खर्च होगा, बुनियादी ढांचे को होगा, हाउसिंग जैसे क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। हाउसिंग जैसे क्षेत्र में आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, नहीं, योजनाएं बना लीजिए। हाउसिंग जैसे क्षेत्र में आपको राइट पॉलिसीज बनाना है जिसके चलते हाउसिंग मकान निर्माण का काम आगे बढ़े।